कैसे हो साथियों? हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नया चैप्टर पढ़ना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पता ही है यार क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो आप पढ़ के आए उसमें क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता बट लाइट का पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ये कहता है कि लाइट का पाथ इसी वजह से चेंज हुआ क्योंकि मीडियम चेंज हो गया भाई। लाइट का पाथ इसी वजह से चेंज हो गया या लाइट की वेलोसिटी में इसी वजह से चेंज आया क्योंकि मीडियम चेंज हो गया था। हवा से पानी जा रहे, पानी से दारू में जा रहे, दारू से दही में जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं बट मीडियम चेंज हुआ, इसलिए आपकी लाइट की डायरेक्शन में क्या हो गया, बेंडिंग आ गई, चेंज आ गया। तो यहाँ पे बेयर नेसेसिटी कंडीशन क्या है कि मीडियम चेंज होना चाहिए भैया। रिफ्लेक्शन में क्या था कि मीडियम चेंज ना हो, किसी सरफेस में बहुत खतरनाक क्या हो, स्ट्राइकिंग हो और वो उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी में क्या हो जाए, बाउंस बैक कर जाए। ये सारा क्राइटेरिया मीडियम पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर मीडियम बहुत ही ज़्यादा घना है तो लाइट उसे पेनिट्रेट नहीं करती और जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है। बट अगर मीडियम थोड़ा ऐसा है कि वो लाइट का अलाउ करता है, ओपेक सब्सटेंस है, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक वाला नहीं है, ओपेक सब्सटेंस है, तो वो लाइट मीडियम के अंदर घुस भी जाती है, पेनिट्रेट भी कर जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपली क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, लाइट के पाथ में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, रेक्टिलिनियरली ट्रैवल करती है। हम कहाँ तक मानेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है? जब तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो हम मानेंगे कि लाइट स्ट्रेट ही ट्रैवल करती है, वेव फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती। रिफ्रैक्शन में भी मानना है, स्कैटरिंग में मानना है, डिस्पर्सन में मानना है, और जब भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे तब तक मानना है। लाइट कब हम ये नेचर छोड़ देंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे या डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, तब हम नहीं मानेंगे कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। पर ये जो चार चीज़ हैं तब तक तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या भैया? मैंने आपको बताई है कि इट इज़ द फिनोमिना, एक तरह की घटना है, प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस हम जानबूझ के करते हैं, फिनोमिनन घटना हो जाती है। ठीक है, बिजली चमकी होगी, लोगों ने तब सोचा होगा कि क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है चार्ज का। बारिश होगी तो लोगों ने सोचा होगा कंडेंसेशन जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, आग लग गई होगी तब लोगों ने सोचा होगा अच्छा फोर्थ स्टेट भी होती है मैटर की। तो इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट। ये एक ऐसा घटना है जिसमें लाइट के पाथ में चेंज आता है व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये एक तरह का फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, लाइट के पाथ में चेंज आता है जब वो एक मीडियम से कहाँ चली जाती है, दूसरे मीडियम में चले जाती है। अब ये पाथ में चेंज आता ही क्यों है, तो इसका बेसिक सा मैं एक आपको गंदा सा कॉज बता सकता हूँ। हालांकि इस कॉज से तो ना मैं सेटिस्फाई होता हूँ, आप तो हो ही जाओगे, आप तो अपना दिमाग लगाते नहीं हो। ठीक है, तो लाइट के पाथ में इसलिए चेंज आता है क्योंकि हर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग होती है। देखो वैक्यूम में तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी लाइट की स्पीड ही होती है, 3 × 10⁻⁸ बट अलग अलग मीडियम हो, जैसे एयर हो, वाटर हो, टर्पेंटाइन ऑयल हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, माइका हो, तो वहाँ पे सेम ही लाइट जिसमें एक ही जैसे फोटोन है, उन सब की वेलोसिटीज़ क्या होंगी, अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। बट अभी हम ये मानेंगे रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, एक ऐसा घटना है जिसमें लाइट के पाथ में क्या आता है, चेंज आता है, रास्ते में चेंज आता है, पथ में चेंज आता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब ये मीडियम अलग अलग होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरे घर का पानी तेरे घर का पानी, मेरे घर की दही तेरे घर की दही, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो कॉज क्या है, सिंस स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग होती है, ये चीज़ें, इसलिए बस सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। बट इतनी चीज़ें नहीं है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी ना जो ये बता पाए कि कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो कितना उसकी वेलोसिटी में चेंज आ पाता है, क्या वेलोसिटी का रेशियो होगा, कितने फैक्टर से वो रिड्यूस हो जाएगी उसकी स्पीड। तो वही चीज़ें मेन कारण है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। आगे जाके हम उसे पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ में, वो चीज़ निकल के आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तो सिंपल सी इतनी बात है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है।
वेलोसिटी में चेंज आ जाता है जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं, तो रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब आप ये भी समझ जाइए कि मीडियम कितने तरह के होते हैं। मीडियम 2 तरह के होते हैं, कौन से? और ये रिलेटिव कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट नहीं है। मैंने बोल दिया कि पानी भारी है, अरे सर पानी तो सबसे हल्का भारी होता है। नहीं, पानी भारी है, मैंने ऐसा बोल दिया। एयर के कंपैरिजन में पानी क्या है? भारी है, ज़्यादा डेंस है। मैंने बोला फिर टर्पेंट ऑयल भी डेंस है, किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। तो ये सारी रिलेटिव टर्म है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंस है हमेशा, या कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर है बहुत हमेशा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। रिलेटिव कंसेप्ट है, वो उसके कंपैरिजन में डेंसर है, वो उसके कंपैरिजन में रेयर है, ऐसे चलता है। तो इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। मीडियम 2 तरह के होते हैं, रेयर मीडियम और कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? जहाँ स्पीड क्या हो? रिलेटिवली क्या हो? ज़्यादा हो। और डेंसर मीडियम क्या होता है? जहाँ स्पीड रिलेटिवली क्या हो? लेस हो, ठीक है। यहाँ पे लार्ज होती है रिलेटिवली, और यहाँ पे क्या होती है? लेस होती है। तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम ये होते हैं। अब आपको भी पता है इनको बनाया कैसे जाता है, तो वो रूल आपको पता होने चाहिए। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो 3 केस देख लेते हैं। 3 केस क्या हैं कि केस 1, पहला केस, मान लो कि यहाँ पे एक मैंने ऐसी इमेजिनरी इंटरफेस या बाउंड्री बनाई, ऊपर भी वाटर है, नीचे भी वाटर है, 2 वाटर हैं, ठीक है। और ये हमने बनाया नॉर्मल, एन डैश। मान लो लाइट यहाँ से आई, ये हमारी इंसिडेंट रे है, INC इंसिडेंट है। इंक्रीज नहीं है भाई, वो इंसिडेंट है, पागल तो नहीं है। और देखो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, वाटर था वाटर ही रहा, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है? ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, बट बोल सकते हैं कोई रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ नहीं, क्योंकि देयर इज़ नो चेंज इन मीडियम। अभी मीडियम में कोई चेंज नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ। नो बेंडिंग हुई, कोई बेंडिंग नहीं हुई, क्योंकि रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ, तो बेंडिंग कहाँ से होगी? तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड देखिए, क्योंकि वाटर था ना। केस सेकंड देखिए, ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हवा और पानी में से ज़्यादा डेंस कौन है? पानी है। और लेस डेंस कौन है? वाटर है। तो अगर हम पे एयर और वाटर की बाउंड्री हो, एयर और वाटर की बाउंड्री हो, तो रेयर मीडियम हो जाएगा एयर और डेंसर मीडियम हो जाएगा वाटर। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे भैया पानी है, क्या है सर? ये पानी है भैया, पानी, पानी, वाटर। ऊपर क्या है? एयर है। ये क्या बनाया? नॉर्मल। क्या बनाया सर? ये नॉर्मल, एन डैश। ये रे आ रही है एयर से, ठीक है, ये आ गई, और ये हमें नॉर्मल। तो इसे जाना ऐसे चाहिए था, बट ये इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। जब हम कहाँ से जाएं? एयर क्या है? रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर है वो। अबे यार लिखा नहीं जा रहा तुम लोगों से। ये डेंसर मीडियम है, वो रेयर मीडियम है। तो वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। सारी चीज़ें लिखानी थोड़ी है, डायग्राम से देखो। बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, एन डैश की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरा देखो क्या है। दूसरा मतलब तीसरा केस, केस थर्ड है। और इस वजह से देखो, जैसे आप पेंसिल गिराओ, है ना, तो वो कैसे दिखती है? बेंट दिखती है। लकड़ी गिराओ तो ऐसा होता है। अब इसके बाद दूसरा हो कि क्या हो? ऊपर डेंसर मीडियम हो, या इसको ये उल्टा कर लो तो आगे जाएगी। एरो चेंज कर लोगे तो भाग जाएगी, उल्टा हो जाएगी। जहाँ ऐसे रहती हो ऐसे जाएगी। पर एक काम करते हैं, ऊपर डेंसर बना देते हैं, और नीचे रेयर है, ठीक है। नीचे रेयर मीडियम है, यहाँ पे इंटरफेस हो गया, ठीक है। ये हमने नॉर्मल बना दी, एन डैश, और ये डेंसर मीडियम से आ रही है, ठीक है। कहाँ से आ रही है? डेंसर मीडियम से। तो जाना इसे कैसे चाहिए था? अरे यार सर क्या करते हो आप, डायग्राम ही नहीं बनाना आता है आपको, क्या टीचर बनोगे? बेटा काबिल बनो आप लोग भी, है ना। बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी को तब क्रिटिसाइज़ करो जब आप उससे एक लेवल ऊपर हो, ठीक है। नहीं तो आपको क्रिटिसाइज़ करने का कोई हक नहीं होता, ठीक है। खैर ये बात ज़िंदगी में याद रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो ये आपका डेंसर मीडियम है, इसे जाना ऐसे चाहे तो
बट क्योंकि हम डेंसर से कहाँ जा रहे हैं, रेयर जा रहे हैं, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे भाग जाएगी। तो ठीक है, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ये होता उसी वजह से है, क्योंकि बेसिकली अभी तुम्हें उल्लू बनाने के लिए तो ये बोल सकते हैं कि उल्लू बनाने के लिए तुम्हें ये बोल सकते हैं कि हो तो इसलिए रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो जाए, बट असली में होता है स्नेल्स लॉ की वजह से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी कोई चीज़ होती है उसकी वजह से ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लोगे साहब, बहुत बढ़िया। अब हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखने हैं भैया, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होते। कहाँ हैं, बराबर हैं भैया, ये और ये बराबर हैं, ये और ये कहाँ है, बराबर नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ बराबर नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं? तो देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे हैं भैया। पहला लॉ तो ये है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, फेज एंगल चेंज हो सकता है, ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? अच्छा हाँ, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता, फेज एंगल चेंज नहीं होता। हाँ, स्पीड चेंज हो सकती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो स्पीड चेंज हो जाती है, वेलोसिटी मतलब चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। क्या चेंज नहीं होता, उसके डिस्टर्बेंसेस भी चेंज हो जाते हैं, है ना, जो ऑक्सीलेशन होते हैं उसके वो भी चेंज हो जाते हैं, बट क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता, या फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और फेज मीडियम पे डिपेंड ना करके लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है कि लाइट किस सोर्स से आ रही है। क्या वो सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, वाइट है, डबल सोडियम वाला है, या मरकरी लैंप है, ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहले यही लॉ है, व्हेन लाइट goes from when light goes from one medium to another medium, तो जो मैं लिखा रहा हूँ उनको छोड़ के बाकी सब चीज़ें चेंज होती हैं। when light goes from one medium to another medium then only phase और frequency remains unchanged या unaltered। अनचेंज लिख लो, बात वही है, हिंदी में देख लेते हैं ना, अनचेंज होता है। जब लाइट गोस करती है, जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो फेज और फ्रीक्वेंसी कैसे रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, एज दे बोथ डिपेंड अपॉन, एज ये दोनों डिपेंड करते हैं लाइट सोर्स पे एंड नॉट ऑन मीडियम, लाइट सोर्स पे डिपेंड करते हैं एंड नॉट अपॉन मीडियम। दूसरी चीज़ यार आपका वही है, यहाँ पे एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं होता, वो तो बोलेंगे नहीं। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे अभी देखा था आपने, फिर नॉर्मल आया था, और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, सबके सब इसी वाइट बोर्ड में लाई करेंगे, सेम प्लेन में। प्लेन होता है 2 डायमेंशनल, प्लेन को 3D भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और तीसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपकी ज़िंदगी में, और तीसरी चीज़ क्या है फिर ज़रा हमें जल्दी से बता दीजिए। तो यार तीसरी चीज़ आप पे होती है स्नेल्स लॉ। क्या होती है, स्नेल्स लॉ। पहले मैं मार्कर देख लूँ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तीसरी चीज़ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ने तो इतनी ख़तरनाक बात कर दी, स्नेल्स ने बोला कि जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो एक प्रोडक्ट होता है, किस किस चीज़ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हमें दो मीडियम में लाइट की वेलोसिटीज़ का जो रेशियो है उसके बारे में पता चलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जिससे हमें पता चलता है कि लाइट असली में कितनी बेंट हुई, कितना उसका बेंडिंग एंगल है, इसके बारे में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। वेवलेंथ का क्या रेशियो होने वाला है मीडियम में, उसका हमें पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो तीसरा है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोलता है, सिंपल सी बात कहता है ये कि ऑन मूविंग when light goes, ऐसे लिख लो, when light goes from one medium to another medium, जब लाइट एक मीडियम से
दूसरे मीडियम जाएगी, व्हेन लाइट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। देन मेन बात क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लो, कोई एक चीज़, ठीक है। इन्होंने ये बोला, भाड़ में गया सब चीज़। IR देखने का नज़रिया है। कोई बंदा देखो स्विमिंग पूल के अंदर से बाहर देख रहा है तो उसको तो ऐसा लगेगा लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर। पर कोई बंदा बाहर है, वो स्विमिंग पूल के अंदर देख रहा है हवा से, उसे लगेगा रेयर से डेंसर जा रही है। तो ये परसेप्शन पे डिपेंड है। IR कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें परसेप्शन पे है। कौन कहाँ है, आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो क्या बोला, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लो, ये चीज़ आनी है कांस्टेंट। क्या आनी है, कांस्टेंट। ये क्या आनी है, कांस्टेंट। हालांकि यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा, साइन या तो I या तो R, या तो I या तो R, ऐसे लिख लो ना भैया, या तो साइन I या साइन R, और मतलब दोनों नहीं, या तो वो ये या तो वो, सॉरी, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्नेल्स लॉ ये कहता है, हम इसे यहीं ख़त्म कर सकते हैं बट फिर मज़ा नहीं आएगा। स्नेल्स लॉ आपको ठीक से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे जाके पता नहीं आप में से कोई नेक्स्ट अच्छा ऑप्टिक्स में कुछ बढ़िया करे। तो मेरे को फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको समझा दूँ। तो इसने ये बोला कि दैट इज़ म्यू इंटू साइन I और म्यू इज़ इक्वल टू साइन I कितने के बराबर, कांस्टेंट के, या म्यू इंटू साइन R कितने के बराबर, कांस्टेंट के। दोनों में से कोई एक चीज़, या तो म्यू इंटू साइन I या म्यू इंटू साइन R। IR भैया कुछ नहीं है, परसेप्शन है और कुछ नहीं है। तो मैं चलो I वाला ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने लिया, क्योंकि कांस्टेंट है तो अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ और यहाँ पे भी 1 लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या अगर मैं म्यू के नोटेशन में 2 लगा दूँ और I के नोटेशन में भी 2 लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, दोनों कांस्टेंट के बराबर हैं। तो क्यों ना इन दोनों को ही बराबर कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ही म्यू इंटू साइन I है ना। तो आप पे आया म्यू 1 साइन I1 बराबर म्यू 2 साइन I2, ये कितने के बराबर, कांस्टेंट के। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से एक दो चीज़ें पलटती हैं, वो मैं पलटाने वाली चीज़ आपको बता दूँ। बेसिकली यही है बट मैं आपको पलटाने वाली चीज़ बता दूँ। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, देखिए मेरे पास ये आया कि म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ये आया ना, या इसका उल्टा कर लो, म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1 कितने के बराबर आया, साइन I1 बाई साइन I2। और कुछ नहीं यार, आप बुरा क्यों मान रहे हो, अगर R लेते तो क्या आता, यही तो आता, साइन R1 अपॉन साइन कितना R2। दोनों कोई चीज़ थोड़ी है, आप I और R के उसमें मायाजाल में ना फंसिए, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से 2 कंडीशन आती है, स्नेल्स लॉ 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किस चीज़ में होता है मैं आपको बता दूँ। अगर लाइट जा रही है रेयर से कहाँ, डेंसर, अगर लाइट जा रही है रेयर से कहाँ, डेंसर, तो ये जो म्यू 2 बाई म्यू 1 है, आप ध्यान से रख लेना, म्यू 2 बाई म्यू 1 को एक और चीज़ बोलेंगे, 1 म्यू 2, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा 1 म्यू 2 होता क्या है। 1 म्यू 2 कुछ और नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पीछे चीज़ है, ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम सेकेंड का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। बट अभी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफिशियली शुरू नहीं करा है, ठीक है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप पीछे ना रह जाएं, साथ साथ समझिए, क्योंकि 10th में आपकी बैकिंग है ऑप्टिक्स की। तो 1 म्यू 2 मतलब यहीं से म्यू 2 बाई म्यू 1 कितना है आपका है, 1 म्यू 2 होता है म्यू 2 बाई म्यू 1, 2 जो है ऊपर आएगा, 1 कहाँ आएगा नीचे। पीछे वाली चीज़ का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं आगे वाली चीज़ के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब देखिए जब हम रेयर से डेंसर जाते हैं, कहाँ से, रेयर से डेंसर जाते हैं, तो आप याद रखना I1 जो है पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा I, और जो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो बन जाता है R, जनरली R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, I क्या है, इंसिडेंट एंगल है। बट ये I1 I2 मैंने आप फ्री बताया, ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो 1 म्यू 2 कितना आया, साइन I1 क्या हुआ I, और R1 क्या हुआ R, मतलब I2 क्या हुआ R। तो ये आप याद रखना, जब हम रेयर से डेंसर जाएंगे, देखो मैं डिटेल में ही पढ़ाऊँगा, आपको पढ़ना नहीं पढ़ना जाओ, ठीक है। देखो रेयर से डेंसर
तभी मज़ा आता है। फिजिक्स की ऐसी तैसी मत करे करो, पढ़ना है पूरा पढ़ो, नहीं तो आगे जाके बहुत गलतफहमियाँ हो जाती हैं लाइफ में फिजिक्स से। ठीक है, तो जब हम रेयर से डेंसर जाएंगे ये तो सही रहेगा 1 म्यू 2, क्या म्यू 2 बाई म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। बट हमें क्या करना है, I1 की जगह क्या डाल देना है, I, और I2 की जगह कितना डाल देना है, R। बट ये सारी चीज़ें चेंज होती है डेंसर से रेयर में। डेंसर से रेयर में यहाँ पे तो 1 म्यू 2 ही रहता है, ठीक है, यहाँ पे म्यू 2 बाई म्यू 1 रहेगा। बट होता क्या है डेंसर से रेयर में, I1 तो होता है R, जब हम उल्टा जा रहे हैं I1 हो जाएगा R। भैया आप एक चीज़ देखो, जब आप पहले आओगे ना तो आपको पहले I1 मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, I2 मिलेगा। ठीक है, तो उस बेस पे बोल रहा हूँ मैं। अगर आप देखो नीचे हो तो I2 पहले मिलेगा, I1 बाद में मिलेगा, तो I2 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और I1 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। मैं फिर कह दूँ, कैच 22 सिचुएशन ये है कि आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो I1 मान लिया R और I2 मान लिया इमरजेंट एंगल, या जिसे हम बोल देते हैं I, एंगल ऑफ इमरजेंस भी आपने सुना ही है, ग्रेजिंग वाला। तो 1 म्यू 2 होता है म्यू 2 बाई म्यू 1। अब यहाँ डालो साइन I1 कितना हो गया, I1 हो गया R, और साइन I2 कितना हो गया, I हो गया। तो इसे ना बहुत से स्टूडेंट दो तरीके से लिखते हैं। क्या करते हैं, वो इसको ही चेंज कर लेते हैं। मैं इसको नहीं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ। देखिए, जब आप रेयर से डेंसर जाएंगे, यहाँ तो 1 म्यू 2 ही रहेगा, बट I ऊपर R नीचे। जब आप डेंसर से रेयर आएंगे तो R ऊपर और I नीचे। ये तो होगी शॉर्टकट बात। इसके पीछे कंसेप्ट की क्या बैकिंग है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो R ऊपर और I नीचे, ये आप लोग याद रखिएगा जी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, देखिए अगर हम इसका एसेंस देखें, सोल देखें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ जस्ट गिव इन्फो अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें सिर्फ किसके बारे में बताता है, बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं। कुछ टीचर तो ऐसा पढ़ा देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही तरह का होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो दो तरह का होता है। अभी समझो हम कौन से वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे होंगे। अभी हम एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर बाद में जाके हम एब्सोल्यूट कर देंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हम उसे फिर एब्सोल्यूट पढ़ लेंगे। अभी तो आप ये समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिव वाला बोल रहा हूँ। रिलेटिव मतलब दो मीडियम के बीच का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपने अभी पढ़ाई 1 म्यू 2 होता है, कितना, म्यू 2 बाई म्यू 1। बस हमें इससे मतलब है, स्नेल्स लॉ तो लगाना नहीं है कि साइन I और साइन R का क्या रिलेशन है, बस हमें ये देखना है 1 म्यू 2 होता है म्यू 2 बाई म्यू 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव। अब देखिए एक सिंपल सी चीज़, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बारे में बताता है, गिव्स इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट। और इसके बाद आपको पता ही है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपका रिफ्रैक्शन में आएगा ना, तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं। ये लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है, तो यहाँ मीडियम जरूर चेंज हो रहा होगा। तो गिव्स इन्फो अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट, ये हमें इन्फो देता है किसके बारे में भैया, बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में। उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको और कुछ याद नहीं रखना है। बट एक बात है, तो सर यहाँ पे तो कुछ आपने मतलब रिलेटिव तो मैं समझ गया, क्योंकि 2 का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, पर यहाँ आपने कुछ लगाया नहीं। तो बेटा जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे एक चीज़ होती है हवा। क्या होती है, हवा। तो इनका इंडिविजुअल भी हवा के रिस्पेक्ट में है। तो अगर हम ये लिखें 1 म्यू 2 बाई म्यू 1, तो ये थोड़ा गलत होगा। ये असली में होता है A म्यू 2 बाई कितना, A म्यू 1, A म्यू 2 बाई A म्यू 1। और म्यू जो होता है एयर का, किसका, एयर का, वो लगभग कितना होता है, 1 होता है। एयर का कितना होता है, 1। सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं, जो हमें बेंडिंग ऑफ लाइट की इन्फॉर्मेशन देता है, और उसका फार्मूला आपने पढ़ा 1 म्यू 2 होता है म्यू 2 बाई म्यू 1। तो आपने तो बोला सर ये रिलेटिव है, चलो इस वाली टर्म में तो हमें रिलेटिव दिख रहा है कि हम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, बट यहाँ कहाँ है रिलेटिव, ये तो आपने एब्सोल्यूट लिख दिया म्यू 2 बाई म्यू 1। तो आप गलत कह रहे हैं, ये भी रिलेटिव है, बट ये किसके रिलेशन में है, एयर के। यहाँ पे कौन है चारों तरफ, एयर। अगर आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का नहीं है, वो है विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस, तो वो ग्लास लेंस का नहीं है एब्सोल्यूट, वो है एयर के रिस्पेक्ट में। तो असली में ये जो 1 म्यू 2 होता है, ये म्यू 2 बाई म्यू 1 ना होके A म्यू 2 बाई A म्यू 1 होता है। ये अगर मैं बोलूँ A म्यू 1 क्या है, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, और A म्यू 2 क्या है, A म्यू 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कौन, एयर। ठीक है, अब जरा ये देखो सर, हमने लिख तो दिया, ये थोड़ा और डिटेल में बताओ, हमें और मज़े दिलाओ। तो देखो बच्चे, जैसे 1 म्यू 2 में 2 ऊपर और 1 नीचे हुए,
पीछे वाला ऊपर और आगे वाला नीचे। यहाँ पे भी ऐसे करो, पीछे वाला ऊपर और आगे वाला नीचे। यहाँ पे भी ऐसे करो, पीछे वाला ऊपर और आगे वाला नीचे। बट ये जो एयर है इसका 1 होता है, तो आप इसे μ1/1 लिख सकते हो और इसे क्या लिख सकते हो, μ2/1। इसलिए वहाँ पे ये आया 1 μ2 कितना होता है, μ2/μ1, क्योंकि भाई जो नीचे वाली चीज़ थी वो तो क्या बन गई, 1 बन गई, म्यू ऑफ एयर कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए वो ऐसी चीज़ है। क्लियर है इतना? गुड सर। और कुछ बता सकते हो आप इसमें? हाँ मैं बता सकता हूँ। रिलेटिवली सबसे ज़्यादा म्यू होता है डायमंड का, म्यू ऑफ डायमंड सबसे ज़्यादा होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। कितना होता है, लगभग 2.42 होता है, सबसे हाईएस्ट है। ये आप चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है। चलिए और कुछ बता सकते हो सर? तो बेटा इसके बाद तो मैं आपको ये बता सकता हूँ इसमें कि आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देख लिया क्या है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा के ये कर सकता हूँ कि हमने ये पढ़ा एक्चुअली में इसके डेफिनेशन नंबर 2 क्या है। डेफिनेशन 2 ये है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये हमारा रेशियो होता है किसका, एक्चुअली ये रेशियो होता है स्पीड का। किसका? स्पीड का। तो वो भी हम लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो लिखा देता हूँ आपको, नहीं तो ऐसे भी काम चल जाएगा, ठीक है। लिखाऊं? तो देखिए अगर आपको लिखना ही है तो आप ये भी लिख सकते हो 1 μ2 कितना होता है, μ2/μ1 होता है। और आगे जाके आप पढ़ोगे म्यू का रिलेशन होता है सी से, म्यू जो होता है ना आगे आप पढ़ोगे कितना होता है, c/v होता है। ये यहाँ पे जो ये म्यू आएगा, ये म्यू ये रिलेटिव ना होके एब्सोल्यूट है। तो थोड़ा सा मैं इसलिए थोड़ा कतरा रहा था कि आपको अभी बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बताना है तो बता लो। देखो 1 μ2 का होता है μ2/μ1, μ2 क्या बनता है c/v2, μ1 क्या बनता है c/v1 बनता है, ठीक है। c से c कैंसिल हो जाता है, आप पे आ जाता है v1/v2। इसे थोड़ा समझने के लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ी देर विश्राम लगा के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ना तेरा ना मेरा, मेरा तो अपना है, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, मैं किसी के रिलेशन में नहीं हूँ। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप थोड़ा देख लीजिए तो थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट कर लेते हैं, और ये म्यू होता कितना है, ये म्यू कुछ और नहीं होता, इट इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। 2 तरह के हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट सिंपल है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होनी है, आपको पता है c होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये चीज़ रहेगी फिक्स, इसका न्यूमरेटर फिक्स है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम चेंज होगा, कभी हवा है कभी पानी है कभी कुछ है, तो ये आपका वेरी करता है, ठीक है। तो असली में आपका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ये होता है c/v। अब देखो 2 मीडियम है हम पे 2 और 1, तो देखो ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, ये वाली चीज़ भी क्या है, एब्सोल्यूट है। ये 1 μ2 क्या है, रिलेटिव है। तो देखिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में ऐसी रिलेशन होगी। अब एब्सोल्यूट खुद क्या होता है, जैसे ये म्यू है स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो म्यू c/v2 हो गया, क्योंकि v2 क्या है, मीडियम सेकंड था, तो वहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, v2 होगी। और फिर ऐसे μ1 है तो μ1 को क्या लिखोगे, अगर यहाँ 1 आ गया तो c तो c होगा, यहाँ पे v1 आ जाएगा, तो μ1 हो गया c/v1, और अगर यहाँ μ2 होगा तो वहाँ c/v2 हो जाएगा, c से c कैंसिल, v1 ऊपर v2 नीचे। तो ये भी आप चीज़ याद रखेंगे, ठीक है भैया, कर लोगे ना आप? चलो सर कुछ और बता सकते हो, और मतलब थोड़ा इसमें, तो पहले टाइम तो देखने दो, और के चक्कर में तुम्हारा वो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, आपने ये पढ़ा है c = λ न्यू होता है। देखो न्यू तो रहता है फिक्स क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो v = λ न्यू भी आपने पढ़ा है, v = λ न्यू। तो यहाँ पे क्या आया, v1/v2 आया, इसे हम λ1/λ2 भी लिख सकते हैं। हालांकि न्यू भी आएगा पर न्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो λ1/λ2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना देख लो फिर अब आगे बढ़ेंगे, थैंक यू। λ1/λ2 भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पीड होती है कितनी,
पता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी बनता है, तो v इज इक्वल टू लेमडा न्यू लिख सकते हैं। न्यू तो सोर्स पे डिपेंड करता है, तो दोनों मीडियम का सेम ही होगा भैया, लाइट पे डिपेंड करता है वो तो सोर्स पे, तो न्यू न्यू कट गया, तो 1 म्यू 2 आया, कितना म्यू 2 बाई म्यू 1, या v1 बाई v2, या लेमडा 1 बाई लेमडा 2। 1 म्यू 2 क्या है, रिलेटिव है, म्यू 2 म्यू 1 क्या है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो जिस मीडियम पे सराउंड करके रहते हैं वो एयर होता है, एयर सबके लिए सेम ही है। ठीक है, थैंक यू। चलिए बच्चों, अब ये एक नोट देखिए आप लोग। देखिए नोट क्या है, मान लो कि हम पे क्या हो रहा हो, नोट है, मान लो हम पे क्या है, यहाँ पे एक स्लैब है, ठीक है, ये हमने क्या बनाया, एक स्लैब बनाया, स्लैब, इसके थिकनेस मान लो आप चौड़ाई टी थिकनेस का इसे मान लो, क्या दिक्कत आ रही, मान लिया। अब देखिए हुआ क्या, मान लो ये स्लैब जो खुद है इसका अपना मीडियम है सेकंड, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कुछ मान लो अपने मन से म्यू 2 मान लो, ठीक है भैया। ऊपर है एयर का रिफ्रैक्टिव मान लो म्यू 1, ठीक है, या कोई भी मीडियम है, मीडियम 2 मान लो, है ना, मीडियम 1 मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू 1। अब स्लैब के बाद तो दोबारा यही मीडियम आ जाना है, तो मीडियम 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, म्यू 1 हो गया। बीच में है ना स्लैब, उसके ऊपर भी वही मीडियम होगा, नीचे भी वही होगा, जैसे स्लैब हवा में रखी हुई है, स्लैब पानी के अंदर डाल दी, तो चारों तरफ तो वही मीडियम है ना, तो मैंने ऊपर नीचे का ले लिया, बस इधर इधर भी यही होगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पहली बार एक नॉर्मल बनाई, ठीक है, ये नॉर्मल बना दी, एनी बोल दो इसे। अब एक रे यहाँ से आ गई, ये कौन सा मीडियम है, आपको ये पता है, मीडियम 1 रेयर है और मीडियम 2 कैसा है, डेंसर है। ये रेयर मीडियम है और ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो रे आई, ठीक है, इसने बनाया मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। अब आपको पता है नॉर्मल ये है, और जब हम रेयर से कहाँ जाते हैं, डेंसर, रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर, तो इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसे बड़ा बनाऊँ आप लोगों के लिए, या थोड़ा सा इस बैंड कर दो ऐसे टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और ये एंगल हो गया आपका R1, ठीक है भैया। फिर ये यहाँ गिर रही है, यहाँ पे दोबारा क्योंकि ये नीचे जाने वाली है, मतलब इसका ट्रांजिशन होने वाला है, मतलब फिर मीडियम चेंज होने वाला है। पहले तो यहाँ पे हुआ, इस सरफेस में हुआ मीडियम चेंज पॉइंट ए में, अब इधर भी पॉइंट बी में क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है भैया, समझ पा रहे हो, मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसके बाद क्या है, अब हम जा रहे हैं डेंसर से रेयर, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभी नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। और अगर ये एंगल अब आपने माना I2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। कोई कोई R2 को इमरजेंट एंगल भी बोलता है, या इससे उल्टा भी ले जाता है। तो पहले ये देख लूँ मैं कि तुम्हें इतना छोटा दिख भी रहा है या नहीं दिखेगा। हाँ दिख तो रहा है साफ, समझ तो आ ही जाएगा, ठीक है, R2 है। अब हुआ क्या, सिंपल सी बात ये हुई कि बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब देखो ये है रियल पाथ, ये इसका क्या है, रियल पाथ है, और ये कौन सा पाथ हुआ इसका, जो असली में आया, मतलब इमरजेंट पाथ, इमरजेंट पाथ, ठीक है। इस चीज़ को, क्योंकि पहली वाली चीज़ को जैसे आपने मिरर में देखा क्या बोलते थे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, लेफ़्ट का राइट दिखता था, राइट का लेफ़्ट दिखता था। इसमें क्या होगा, सोचा यहाँ था, दिखेगा यहाँ पे, जैसे लकड़ी डाली, पानी यहाँ था, सोचा यहाँ दिखेगी लकड़ी की इमेज, पर दिखी यहाँ पे, तो ये दिक्कत हो गई। इसे बोलते हैं इमरजेंट पाथ, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को नाम देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो ही ये छोटी सी ये जो एरो है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मेनली इंसिडेंट एंगल इनिशियल वाला और रिफ्लेक्टेड एंगल इनिशियल वाला, फाइनल वाले पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्मल है, पहला रे जो आई इंसिडेंट रे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। अब हम रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, अब एंगल बना R1, फिर उसके बाद ये रे पड़ रही है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल है, ये है डेंसर से रेयर जा रहे, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले टूवर्ड्स फिर अवे, ठीक है। और जो ओरिजिनल पाथ था वो रियल पाथ हो गया, और जो असली में पाथ है वो इमरजेंट हो गया। इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आई आपकी, ठीक है, इसका आप ये देखें, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इसे डी बोलें, क्या बोलें, डी, तो इसका रिलेशन क्या होता है, डी इज इक्वल टू टी, ठीक है, साइन I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 अपॉन आपका होता है कॉस R1, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, ड्राइव नहीं करेंगे, सीधा याद रखो D इज इक्वल टू टी साइन I1 माइनस R1 अपन R1। मैंने तभी बोला था ये सिर्फ इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। क्लियर? मान लो अब मैं क्या करता, एरो चेंज कर लेता। मान लो मैं भेज ऐसे था ऐसे, तो ये फिर एरो कहाँ आता, ये पहले था नीचे, अब आएगा ये एरो कहाँ, ऊपर, और ये एरो भी कहाँ आएगा, ऊपर। तो पाथ दोबारा क्या हो जाएगा, रीट्रेस हो जाएगा, पाथ रीट्रेस हो जाएगा दोबारा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो आपका ये बनेगा पाथ, मतलब ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं कि आप सीधे चल जाएगा, ये है। तो मान लो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम ए से बी गई, ए से कहाँ गई, बी, तो मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1μ2, ये बराबर होगा किसके, μ2 बाई μ1 के, बट ये एब्सोल्यूट तो होते नहीं, एयर होती है, तो a μ2 बाई a μ1। अब हमने क्या करा, उल्टा चले, b से a आए, तो अब होगा 2μ1, क्योंकि 1 से 2 गए थे पहले, 1 से कहाँ गए 2, अब 2 से कहाँ जा रहे हैं 1, तो ये किसके बराबर होगा, a μ1 अपॉन a μ2। भैया आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये डायग्राम छोड़ो, अभी से गोली मारो डायग्राम को, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या होगा, 1μ2 इंटू 2μ1, ठीक है, इज इक्वल टू a μ2 बाई a μ1। ये तो आया 1μ2 का, और 2μ1 है तो μ1 बाई μ2 आएगा, यहाँ पे a लिख देंगे, यहाँ पे भी a लिख देंगे, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1, तो 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। या हम ये बोल सकते हैं कि 1μ2 इज़ जस्ट ए रेसिप्रोकल ऑफ 2μ1। 1μ2 क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, 2μ1 का। बच्चों इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी लॉ। कौन सा लॉ, रिवर्सिबिलिटी लॉ, रिवर्सिबिलिटी लॉ। ठीक है, इसे और जनरलाइज कर सकते हैं। मान लो लाइट कैसे गई, मैं आपको बताता हूँ, सुनो, इसे और जनरलाइज कर लेते हैं। ये आपने लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया क्या चीज़ थी, ठीक है। अब इसे और जनरलाइज कर लेते हैं। मान लो लाइट का कोर्स ऑफ जर्नी कैसा है, लाइट का कोर्स ऑफ जर्नी ऐसा है। मान लो कि पहले लाइट थी, लाइट का कोर्स ऑफ जर्नी देखना है, ठीक है, कि कैसे कैसे वो चली। मान लो पहले वो थी एयर में, ठीक है, फिर वो आई यार आप मान लो ग्लास में, फिर वो आई मान लो यार वाटर में, एयर ग्लास वाटर। तो पहले एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एयर से ग्लास, तो ए म्यू जी, क्योंकि ग्लास के चारों तरफ अभी कौन है, एयर है, तो इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये हो जाएगा ए म्यू जी बराबर कितने के, म्यू जी अपॉन म्यू ए, म्यू जी अपॉन म्यू ए, ये हम लिख सकते हैं, म्यू जी अपॉन म्यू ए। इसको मान लिया। अब देखो क्या है, ग्लास के चारों तरफ पानी है, पहले एयर से ग्लास था, अब ग्लास के चारों तरफ कौन है, पानी। यार पानी के चारों तरफ ग्लास कैसे होगा, पहले ग्लास जो है लेंस है या मिरर है, उसके चारों तरफ क्या होगा, एयर होगा। तो हमने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और उसके चारों तरफ कौन है, एयर, एयर के रिस्पेक्ट में ए म्यू जी इतना आ गया। अब ग्लास के चारों तरफ कौन है, वाटर है, तो हम लिखेंगे कितना, डब्ल्यू म्यू जी, क्योंकि ग्लास के चारों तरफ कौन है, वाटर, तो ग्लास का देखा जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में अब हमें ग्लास का देखना है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ऐसे लिख लेंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप खुद ही देखो, वाटर को पानी घेरेगा या वाटर को ग्लास घेरेगा, वाटर को एयर घेरेगा या एयर को वाटर घेरेगा, ये आपको बताना है। वाटर को एयर घेरेगा या एयर को वाटर घेरेगी, फिर वाटर को एयर घेरेगा, है ना। एयर तो हर जगह है ना एटमॉस्फेयर में, वाटर आपने बस स्लैब में लिया है, मैं पूरे ओशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बस स्लैब में लिया है। तब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, वाटर होता है या एयर होता है, एयर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब ए म्यू डब्ल्यू। तो ए म्यू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए। ये हमारी होगी तीसरी इक्वेशन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, पता है ना, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं, उसी में इंक्लूड करा रहा हूँ मैं, ये रिवर्सिबिलिटी लॉ के अंदर है, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करो यार आप, तो आप पे हैं यहाँ ए म्यू जी, फिर भैया कौन है, एयर से ग्लास, फिर ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, फिर वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में ए म्यू डब्ल्यू। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या आया, म्यू जी
बाई म्यू ए, वहाँ से क्या आया देखो म्यू जी बाई म्यू डब्लू, और फिर क्या आया म्यू डब्लू बाई म्यू ए। तो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है? कटने के लिए हमें इनको ही चेंज करना पड़ेगा अलग तरीके से। देखो हमें म्यू जी से म्यू जी काटना है, तो पहले इसको उल्टा कर लेते हैं, तो इसे उल्टा करते हैं, ठीक है। ये अगर डब्ल्यू म्यू जी है तो सबसे पहले देखो वहीं से तो पता करना है, इसे बना देते हैं जी म्यू डब्लू, तो ये हो जाएगा म्यू डब्लू बाई म्यू जी, ठीक है। तो अब यहाँ जी म्यू डब्लू डाल देते हैं, जी म्यू डब्लू, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। हमें तो बस रिवर्सिबिलिटी लॉ बनाना है एक्सटेम्पोर इम्प्रॉम्प्टू अपने तरीके से। तो यहाँ जी म्यू डब्लू होगा तो ये बन जाएगा म्यू डब्लू बाई म्यू जी, ठीक है। और इसको भी उल्टा करेंगे, ठीक है। तो अगर ए म्यू डब्लू ये है तो डब्लू म्यू ए कितना हो जाएगा म्यू डब्लू म्यू ए बाई म्यू डब्लू, वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए म्यू डब्लू की जगह कितना डब्लू म्यू ए, ठीक है। ए जी जी डब्लू डब्लू ए, ए जी जी डब्लू डब्लू ए, अब सही चल रहा है। तो ये हो जाएगा म्यू ए बाई म्यू डब्लू, ऐसे लिख सकते हैं म्यू ए बाई म्यू डब्लू। तो जी से जी कटा, डब्लू से डब्लू कटा, ए से ए कटा, और ये सारी चीज़ कितने के बराबर आ गई 1 के। तो आप देखा अब फिर कोर्स ऑफ रे क्या बना, देखो एयर से ग्लास, एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर, वाटर से फिर एयर, एयर ऊपर हवा, फिर इसके बाद कौन ग्लास, ग्लास कैसे बनाए, ग्लास मान लो आपने लेंस बना लिया, फिर लेंस के नीचे कौन है वाटर है, तो पहले क्या है एयर, फिर क्या है ग्लास, और फिर क्या है वाटर, एयर ग्लास और वाटर, एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर, वाटर से एयर, ठीक है। एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर, वाटर से एयर, ठीक है, ठीक है। ए जी जी डब्ल्यू डब्ल्यू ए, ये आपका रिवर्सिबिलिटी लॉ हो जाएगा। हमने अपने हिसाब से चेंज करा इसे, इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर, वाटर से एयर, ठीक है। अगर वाटर से एयर पहले है तो फिर आपको लेना पड़ेगा एयर से ग्लास, और फिर लेना पड़ेगा ग्लास से वाटर। अगर आपने ग्लास से वाटर करा है फिर ले लो वाटर से एयर, फिर ले लो एयर से ग्लास, तो इसे अपने हिसाब से चेंज करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने रिवर्सिबिलिटी लॉ भी ठीक से समझ लिया, ठीक है। ए म्यू जी म्यू डब्ल्यू 1 होगा, जी म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू ए, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1 आएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आएगा। 2 का भी हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना कैसे पड़ेगा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए कितने के बराबर आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे ए म्यू जी में म्यू जी बाई म्यू ए हो जाएगा, और जी म्यू ए में ए म्यू ए बाई म्यू जी हो जाएगा, कैंसिल होकर ये भी कितना आएगा 1 आएगा। एक बार ग्लास और वाटर का बना लो, तो जी म्यू डब्लू इंटू कितना डब्लू म्यू जी, तो ये भी कितना आएगा 1, क्योंकि म्यू डब्लू बाई म्यू जी आएगा, और वहाँ पे आएगा म्यू जी बाई म्यू डब्लू, कैंसिल 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 कैंसिल, कितने के बराबर 1 के बराबर। इतना आपको याद रखना है भाई खुद, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है। मान लो किसी स्विमिंग पूल में जब तक हम गए नहीं तब तक वो बहुत गहरा लगता है। एक कॉइन हमने स्विमिंग पूल के अंदर डाल रखा है, ग्लास के अंदर डाल रखा, तो वो बहुत बड़ा सा लगता है। नींबू पानी पीते होंगे, गन्ने का जूस, तो वो जो नींबू ग्लास के अंदर पानी के साथ रखे रहते हैं वो कितने बड़े बड़े से दिखते हैं, लकड़ी बेंट दिखती है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट आएगा रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको अभी बता रहा था। रियल डेप्थ देखनी है और क्या देखनी है, एपरेंट डेप्थ देखनी है। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का बेसिक सी सिंपल सी बात है कि आप क्या बोलते हो, ए म्यू डब्लू, ठीक है। डेप्थ तो आप पानी में ही देखोगे ना, ए म्यू डब्लू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन किसके, एपरेंट डेप्थ के, ठीक है। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एक्वेरियम वाले भी इसका ही वो करते हैं, छोटी छोटी मछली होती है पानी में बड़ी दिखती हैं, असली में लाते हैं तो बहुत छोटी दिखती है। तो ये है, इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखना है। ए म्यू डब्ल्यू क्या होती है, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। कितने फार्मूले बनाएंगे, कॉइन का अलग बनाना पड़ेगा, नींबू का अलग बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। बस हम इतना ही याद रख लेंगे, काफ़ी है। इसके बाद देखिए होता क्या है, जनरली होता क्या है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो हमारे सनलाइट और डाउन डस्क, ठीक है, जो राइज करता है सन, उस पर भी असर डालता है। होता क्या है, सन जब असली में राइज करता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें उसकी वर्चुअल इमेज दिख जाती है। राइज मतलब क्या होता है, डस्क होता है।
तो सन का जब असली में डस्क होता है, मतलब जब वो राइज़ करता है, सूर्योदय होता है, उससे 2 मिनट पहले ही, असली में जब वो कर रहा है उससे 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है वर्चुअल इमेज। ये होता है सारा रिफ्रैक्शन की वजह से वर्चुअल इमेज दिखती है। और जब वो असली में सूर्यास्त होता है, मतलब डाउन होता है उसका, सन सेट होता है, तो उससे 2 मिनट पहले ही हमें सनसेट दिख जाता है। वर्चुअल इमेज उसकी राइज भी 2 मिनट पहले दिख रहा है, और जो उसका डाउन हो रहा है, मतलब वो सूर्यास्त हो रहा है, वो भी 2 मिनट पहले दिख जाता है। तो जनरली हर दिन 4 मिनट का वर्चुअल इमेज हमें प्रोवाइड होता है नेचर से रिफ्रैक्शन की वजह से। तो हर दिन 4 मिनट बढ़ जाता है, हर दिन 4 मिनट लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेजेस है। 24 घंटे वैसे ही हैं, 4 मिनट और बढ़ गए वर्चुअल इमेजेस की वजह से, बट ऑटोमेटिकली 24 घंटे ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो नोट है कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या सनलाइट लिख लो, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट इन नेचर, वी perceive virtual image of sunrise and sunset 2 minutes before the actual happening of the event। मतलब असली में जब वो घटना हो रही है, सूर्यास्त सूर्योदय की, डस्क की, डाउन की, है ना, सनसेट सनराइज़ की, उससे 2 मिनट पहले ही हमें वो अपीयर हो जा रहा है। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन होता है किसका? सनलाइट का। कहाँ पे? नेचर में। इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टोटल होता है ये 4 मिनट इन अ डे, टोटल होता है 4 मिनट इन अ डे, मतलब डे बिकम्स 4 मिनट लॉन्गर, 4 मिनट लंबा हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। काफ़ी अच्छी हेडिंग है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पहले भी पढ़ा है, अब भी एक बार देख लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप सबको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है। लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाती है अंदर ही अंदर, ये चीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है, मान लो ये होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो एक डेंसर मीडियम है, नीचे क्या है? डेंसर मीडियम है, ऊपर है रेयर मीडियम। लाइट को हम हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेंसर से रेयर ले जाएंगे, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में हम क्या कराएंगे? इसे इंसिडेंट या स्ट्राइक कराएंगे। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में वो एक किसी पर्टिकुलर एंगल जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, बट बेसिकली अभी तो मैं यहाँ छोटी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि लाइट जा रही है यहाँ पे कहाँ से? डेंसर से रेयर। ठीक है, और जैसे वो यहाँ अप्रोच कर पाई तो वो बाहर नहीं निकल पाई। ये यहाँ का इस इंटरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा हो गया कि लाइट उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाई और कम्प्लीटली यहाँ रिफ्लेक्ट बैक कर गई उसी मीडियम में। मैं बता दूँ ये रिफ्लेक्शन है, पर ये रिफ्रैक्शन के अंदर आता है। लाइट की इच्छा बाहर जाने की है, अंदर मुड़ने की नहीं है, बट यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई हो गया कि लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट कर गई। बशर्ते कंडीशन ये है कि एक पर्टिकुलर एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, उससे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो ये इंटरफेस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई या डेंस होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है? लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल में गिराना है जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब ही लाइट क्या होगी? पूरी तरीके से यहाँ वापस आएगी।
देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में लाइट की इंटेंसिटी में फ़र्क आ जाता है। अगर आप ऊपर कुछ चीज़ रखो, लेंस या मिरर रखो, तो जो आपकी इमेज बनेगी ना वो बहुत मतलब इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की, इतनी ब्राइट नहीं बनेगी। पर क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है, 100% का होता है, असली रिफ्लेक्शन से ज़्यादा भी होता है। आपको पता है असली रिफ्लेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक लाइट दोनों ही चीज़ करती है, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट भी। पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% रिफ्लेक्शन होता है, एक भी लाइट बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ओरिजिनल क्वांटिटी की ही रहती है और इमेज हमें अपनी 100% ब्राइटनेस में दिखेगी। नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी या चमक का कोई लॉस नहीं होता। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। 2-3 बातें आपको याद रखनी है। लाइट हमेशा डेंसर से रेयर और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अगर आपने ये देखा है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल है, हमने एक क्रिटिकल एंगल डाला। अब आप देखिए ये हमारी क्या हो गई, एक तरह से रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट ये रही। आप देखिए रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 एंगल बना रही है, 90 डिग्री। दिख रहा है ना आपको, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री एंगल बनाया। यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्रिटिकल एंगल क्या है, आप देख पा रहे हैं क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। कहाँ पे, डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया, रेयर मीडियम में 90 डिग्री आया। कितना आया, 90 डिग्री आया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है, नॉर्मल ऐसी है, कितना एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बना। किसके लिए बना, इस क्रिटिकल एंगल के लिए बना। क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। कहाँ है, डेंसर में। रेयर मीडियम में कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये चीज़ है। तो पहले तो आपको क्रिटिकल एंगल समझना पड़ेगा, फिर जाके आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। तो हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल, बहुत से लोग इसे सी लिखते हैं, मैं इसे आई सी लिखता हूँ। क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन, कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में। इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which angle of refraction in rarer medium is, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना है, 90 डिग्री है। इसको हम बना के भी दिखा देते हैं आप लोगों को, बढ़िया रहेगा। ये है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका इंटरफेस है। यहीं पे आपने क्या बनाई, नॉर्मल बनाई, एन डैश। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आया, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलना है, क्रिटिकल एंगल बोल रहा है। और लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर पाएगी, तो ये आपकी है रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट। ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है, REF लिख लो। रिफ्रैक्टेड ये आपकी इंसिडेंट है, INC लिख लो। इंसिडेंट रे कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में है। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है, इंटरफेस में है, ना बाहर है ना अंदर है, बीच का है कहीं। और आप ये देखिए रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो है, देखिए जैसे नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसे आज हमने क्रिटिकल एंगल बोलना है। ऐसे रिफ्रैक्टेड रे और जो आपका नॉर्मल है उसके बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। यही इसकी डेफिनेशन होती है। ये वाला मीडियम आपका क्या है, डेंसर है। ये वाला मीडियम आपका क्या है, रेयर है। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, जो बिल्कुल क्या हो गई, इंटरफेस में है। और डेंसर मीडियम में आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल यही चीज़ है। क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहाँ, डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना आया, 90 डिग्रीज आता है। क्लियर। अब यहीं पे हम थोड़ा समझ लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं TIR। TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक ऐसे तरह का फिनोमेना है जिसमें क्या होती है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, कहाँ पे, दोबारा डेंसर मीडियम में। जब वो जाना चाहती है कहाँ से, डेंसर मीडियम से ही जाना चाहती है, कहाँ पे, रेयर मीडियम में। और ये रिफ्लेक्शन होगा कहाँ, इंटरफेस में होगा, ठीक है, इंटरफेस में होगा।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ it is the phenomenon of reflection of incident light. It is the phenomenon of reflection of incident light back into, बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक मतलब हम समझ पा रहे हैं कि पहले से ही वो डेंसर मीडियम में है और दोबारा भी वो कौन से मीडियम में ही रह गई, डेंसर में रह गई। तो फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बैक इनटू डेंसर मीडियम, बैक इनटू डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस, एक इंटरफेस से। कहाँ से हुआ ये? इंटरफेस से हुआ। कहाँ है वो इंटरफेस? ये रहा। इसी इंटरफेस से वो वापस आ गई, ठीक है। इंसिडेंट रे पहले से ही डेंसर मीडियम में थी और अब रिफ्लेक्ट बैक होके भी कहाँ आ गई? यहीं पे आ गई। तो इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बैक इनटू डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस सेपरेटिंग रेयरर एंड डेंसर मीडियम। एक ऐसे इंटरफेस से जो डेंसर और रेयरर मीडियम को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। वहाँ से कोई लाइट जो पहले से डेंसर मीडियम में थी दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो गई। कहाँ पे? डेंसर मीडियम में ही, ठीक है। ये क्लियर है इतना? गुड। अब 2-3 बातें यहाँ पे कि इस चीज़ के लिए कंडीशंस क्या होंगी। एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपको समझ में आ गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या है? लाइट डेंसर मीडियम में ही है, उसकी इच्छा है वो डेंसर से छोड़ के रेयरर को चले जाए, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। उससे पहले ही वो इंटरफेस में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो हम लिखेंगे कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहली मेन बात तो यह है, ये सारी घटना चक्र तभी है जब लाइट कहाँ से जाए? डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, डी से आर जाए। तो लाइट मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट हमेशा कहाँ से जानी चाहिए? डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। बच्चों मैं तो डी और आर लिख रहा हूँ, आप पूरा ही लिख लेना। लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा आई है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बराबर हो जाए या बड़ा हो। किससे? क्रिटिकल एंगल से, जो इन दोनों पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांटेक्ट में है। देखो ऊपर हमेशा एयर होगी और नीचे हम कोई मीडियम ले लेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दी क्रिटिकल एंगल जो कि कौन है? आईसी है, फॉर पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट। मीडिया क्या होता है? मीडियम का प्लूरल है। जैसे यहाँ एयर और कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आईसी होना चाहिए। यह आप बात याद रखिएगा जी, तभी आपकी गाड़ी चल पाएगी, ठीक है। TIR तभी होगा जब लाइट डेंसर से कहाँ जाए? रेयर जाए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये आपको बातें याद रखनी है। अब थोड़ा आप ये देख लो होता क्या है। TIR में देर इज़ कंप्लीट 100% रिफ्लेक्शन। तो ये नोट याद रख लेना, इन TIR देर इज़, जबकि रिफ्लेक्शन में इतना नहीं होता, कोई रिफ्लेक्शन कंप्लीट नहीं होता, उसके साथ रिफ्रैक्शन ज़रूर होता है। यहाँ पे पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन है। तो इन TIR देर इज़ 100% रिफ्लेक्शन, पूरी 100% रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन है ये, है ना, पूरी 100% रिफ्लेक्शन होता है। हेंस देर इज़ नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, देयरफॉर अगर यहाँ पे इमेज फॉर्म करें, इमेज फॉर्म्ड, जो यहाँ पे इमेज हम फॉर्म करेंगे इज़ इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी और ब्राइट होगी। यहाँ पे अगर हम कोई इमेज बनाते हैं लेंस मिरर रख के यहीं पे डेंसर मीडियम में, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी और ब्राइट होगी एज़ कम्पेयर्ड टू अगर हम सिंपल कंडीशन में मिरर या लेंस ले लें, उनके कंपैरिजन में TIR में बहुत बढ़िया बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटेंसिटी का लॉस नहीं है। ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है भैया। गुड।
चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं डेरिवेशन।